हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और प्रे करती हूँ भगवान से कि आप सब बहुत बढ़िया रहें और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से करते रहें। देखिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको अपना खास ध्यान रखना है। ठीक है, तब आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप एग्जाम्स दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, तो ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है और ये हमारी 19 मई तक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 12 से 19 मई। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, ये जो हमारी क्लास है ये हमारी क्विक क्लास होने वाली है। ये हमारा क्विक रिवीजन होगा। इसे हम डिटेल्ड क्लास नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें पूरे वीक का सेशन है और इसे हम बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बनाने वाले हैं। शॉर्ट में भी नहीं कहेंगे, अच्छे से बता पढ़ाएंगे, लेकिन ये थोड़ी सी क्विक होगी। जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है डिटेल्ड, उससे थोड़ी सी फास्ट होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस की सेना के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है शक्ति। ये जो शक्ति अभ्यास है 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखिए, जो सैन्य अभ्यास है शक्ति, इसका आयोजन किया गया है मेघालय में। ठीक है, ये इसका 7वां संस्करण था। ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। 13 से 26 मई तक ये हुआ है। और कहाँ है ये? मेघालय के उमरोई में ये हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को बढ़ाना और साथ ही सैन्य टेक्नोलॉजी को साझा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2011 से। 2022 में इसका 6वां संस्करण हुआ और कहाँ हुआ था? फ्रांस में ये हुआ था। चलिए, भारत और फ्रांस के मध्य होने वाले हम बाकी अपने युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। वरुण जो होता है, वरुण युद्ध अभ्यास, ये हमारा नेवी के साथ होता है। अब है गरुड़ युद्ध अभ्यास। जो गरुड़ युद्ध अभ्यास है ये हमारा किसके साथ होता है? ये हमारा एयरफोर्स के साथ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर जेवलिन थ्रो फेंक कर रजत पदक जीता? तो देखिए, इसमें नीरज चोपड़ा ने जो फेंका है वो फेंका है 88.36 मीटर। ठीक है, ये जेवलिन इन्होंने जो फेंका है 88.36 मीटर फेंका है और इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। जबकि गोल्ड किसे मिला है? गोल्ड मिला है जैकब वॉर्डलेच को। इन्होंने कितना जेवलिन थ्रो किया? इन्होंने किया 88.38 मीटर। बहुत थोड़ा सा अंतर रहा। बहुत थोड़े से अंतर से नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिखाइल मिशुस्तिन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है रशिया का। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने निलंबित कर दिया। बजरंग पूनिया को किस वर्ष मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इन्हें खेल रत्न अवार्ड कब मिला। मेजर खेल रत्न इन्हें मिला 2019 में। इनके अवार्ड देख लेते हैं। इन्हें 2019 में मिला पद्मश्री, 2019 में ही मिला इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 2015 में इन्हें मिला था अर्जुन अवार्ड। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की। जो वर्ल्ड रेसलिंग की गवर्निंग बॉडी है, इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। जितनी भी वर्ल्ड रेसलिंग की चैंपियनशिप होती है, ये गवर्निंग बॉडी है, सब कुछ वर्ल्ड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ही करती है। इसके चीफ कौन है? इसके चीफ है नेनाद लालोविच। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी देश है चाड। चाड का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो चाड के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं मोहम्मद इद्रिस डेबी। ठीक है, इनका कार्यकाल होगा 6 वर्षों का। उस चाड की बात हो रही है तो ये रहा मैप में चाड, ये रहा। ठीक है, ये क्या है? मध्य अफ्रीकी देश, अफ्रीका के मध्य में स्थित देश है। इसकी राजधानी क्या है? एनजमेन। जब भी ऐसे देश चर्चा में आते हैं, वहां प्रेसिडेंट कोई बनता है, प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है, तो वहां की कैपिटल जरूर देख लिया करो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चर्चित फुट रोट रोग चावल की किस वैरायटी से संबंधित है? तो देखिए, ये जो रोग है ये चावल की बासमती चावल से ये संबंधित है। ये है क्या? ये क्या करेगा? ये एक बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरल बासमती चावल को फुट रोट बीमारी से बचाएगा। ठीक है, ये बीमारी ऐसी है कि चावल जो फुट रोट रोग है, ये बासमती चावल के फर्स्ट स्टेज में ही हो जाता है। जब हम चावल को अंकुरित करते हैं उसी समय ये बीमारी लग जाती है, तो ये उसको रोकेगा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है यमुना नदी की सहायक नदी। ठीक है,
देखिए हिंडन नदी की बहुत बुरी स्थिति है। इसके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि 2015 में जो हमारा सीपीसीबी है यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने देखा कि जो हिंडन का प्रदूषण स्तर है वो इतना गंभीर हो चुका है कि हिंडन नदी को डेड रिवर यानी मृत नदी घोषित कर दिया गया है। देखिए, आप सोचेंगे कि नदी डेड कैसे हो जाती है, नदी मर कैसे सकती है? देखिए, ऐसा होता है, नदी में जो पानी बहता है उस पानी में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का एक लेवल होता है। तो जब क्या होता है, किसी नदी में आप गंदा पानी या ड्रेनेज वगैरह सीवर उसमें ड्रेन किया जाता है, तो धीरे धीरे जो नदी का वाटर होता है उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और एक तरीके से वो नाले से भी गंदा हो जाता है। तो उस नदी का पानी बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं रहता, वो किसी भी काम के लिए योग्य नहीं होता, जिस कारण जब उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो उसमें जैसे मछलियां या कुछ छोटे छोटे जीव जो हमारे जल में रहते हैं वो भी नहीं रहते हैं, तो वो सब मर चुके होते हैं। तो ये नदी की श्रेणी से बाहर निकल जाती है और ये डेड नदी घोषित हो गई है। तो देखिए, आपको पता है यमुना को भी पवित्र नदी माना जाता था, तो इसे कई हिस्सों में स्नान के लिए इसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हिंडन नदी की बात हो रही है कि तो ये क्या है, यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश से होता है और ये नोएडा में यमुना नदी में गिरने से पहले उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में 400 किलोमीटर तक बहती है। और देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में बहना ही इसके लिए इस अभिशाप बन गया कि जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उन्होंने ड्रेनेज हिंडन नदी में गिरा दिया और हिंडन नदी पूरी तरह से काली पड़ चुकी है, उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं बची है, उसका वाटर पूरी तरह समाप्त हो चुका है और वो मृत नदी घोषित की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दशक बाद सौर ज्वाला पृथ्वी से टकराया। सौर तूफान जब पृथ्वी से टकराता है तो निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन से संभावित प्रभाव पड़ सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यदि सौर तूफान है कोई, जिसे हम सौर ज्वाला भी कहते हैं, यदि ये पृथ्वी से टकराता है, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी पर इससे कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं। आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फेल हो सकते हैं। पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र ध्रुवीय किरणें उत्पन्न हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो ये सभी, जब सौर तूफान आता है तो ये सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि सौर तूफान आना कोई छोटी बात नहीं है। पूरे के पूरे देश की हो सकता है, पृथ्वी की भी, या किसी एक बड़े हिस्से की जो लाइट है वो पूरी तरह से डैमेज हो सकती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको याद रहना चाहिए कि 12 मई को जो हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं, ये हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे पर मनाते हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता ही है, इसकी पहले थीम देख लेते हैं। थीम क्या रही है? थीम रही है अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। ठीक है, थीम याद रखिएगा। एक बार फिर से देखो, अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा पहली बार जो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस था, ये कब मनाया गया? 1965 में ये मनाया गया था। अगला प्रश्न है, अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 में भारत ने किस नाम से प्रदर्शनी प्रदर्शित की? तो देखिए, इसमें भारत ने जो प्रदर्शनी लगाई वो स्वदेशी नाम से लगाई थी। ठीक है, ये अरेबियन जो ट्रेवल मार्ट है, इसमें भारत ने प्रदर्शनी स्वदेशी नाम से लगाई है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पंजाबी साहित्यकार सुरजीत पातर का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था सन 2012 में। मैप में आप देख रहे हैं, सॉरी फोटो में आप देख रहे हैं, ये है सुरजीत पातर। ठीक है, ये पंजाब के कवि थे। 79 की एज में इनका निधन हुआ है। ठीक है, पंजाब से ये थे। अगला प्रश्न है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफको, इसे हम शॉर्ट में इफको बोलते हैं। ठीक है, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कामी रीता शेरपा ने
माउंट एवरेस्ट को 29 बार फतह किया है। कामेरीता शेरपा किस देश से संबंधित है? देखिए आपको पता है इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था वो 28 बार एवरेस्ट चढ़ने का था। ठीक है, तो ये जो 28 बार एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड था ये भी इन्हीं के नाम था। तो अब इन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए माउंट एवरेस्ट को 29 बार फतह कर दिया है। तो ये कहां से संबंधित है? ये कामेरीता शेरपा नेपाल से संबंधित है। आपको पता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं और चाइना में इसे क्यूमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। ठीक है, आपको पता है मैप में यहाँ नेपाल है, ये यहाँ है माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पश्चिमी घाट में कट्टुपुवम कुरुनिल्ला नामक प्रजाति की खोज की गई है। ये जो कट्टुपुवम कुरुनिल्ला किसकी प्रजाति है? देखिए ये एक वृक्ष की प्रजाति है जो कई सौ सालों बाद यहाँ खोजी गई है। चलिए अगला प्रश्न है। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी यूएनएफएफ का 19वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए ये जो सत्र है ये आयोजित किया जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए ये कौन सा सत्र है? 19वां है, न्यूयॉर्क में ये आयोजित होना है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक वन प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देना। ठीक है, भारत ने इस रिपोर्ट में इस ये जो क्या कहते हैं ये जो आयोजन हुआ है इसमें क्या कहा है? इस सत्र में भारत ने कहा है कि पिछले 15 वर्षों में भारत ने जो वन क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी की है। ठीक है, पिछले 10 सालों में, यानी हम 2010 से 20 की बात कर रहे हैं, इन वर्षों में भारत ने अपने वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि दर्ज की है और ये तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चर्चित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो भारत और किस देश की सीमा पर चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है भारत और चीन की सीमा पर। देखिए आपने ये चीज, आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो वाइब्रेंट विलेज है ये भारत और चाइना के बॉर्डर के उन गांवों में चलाया जा रहा है। ये गांव बहुत पिछड़े हैं और इनमें विकास नहीं है। एजुकेशन, यहाँ एजुकेशन, रोड्स, इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। तो गृह मंत्रालय ने क्या किया है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 113 सड़कों को इन्होंने मंजूरी दी है। इसकी घोषणा हुई थी बजट 2022 में, मंजूरी मिली है 15 फरवरी 2023। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इदाशिशा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं? तो ये नियुक्त की गई हैं मेघालय की। ठीक है, 1992 की आईपीएस है ये। मेघालय की बात हो रही है तो राजधानी शिलोंग है, राज्यपाल फागू चौहान। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में जिम एंडरसन ने टेस्ट मैच से संन्यास की घोषणा कर दी है। जिम एंडरसन किस देश के खिलाड़ी हैं? आपको बताना है जिम एंडरसन किस देश के खिलाड़ी हैं। देखिए इनके नाम में ही इनके देश का नाम छुपा हुआ है। एंडरसन को इंग्लैंड से कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, एंडरसन को इंग्लैंड से कनेक्ट कीजिएगा, आप नहीं भूलेंगे कि एंडरसन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये 700 विकेट लेकर दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं टेस्ट क्रिकेट में, सबसे ज्यादा विकेट लेने में। वैसे सबसे ज्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो है मुथैया मुरलीधरन के नाम, ये पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व स्पिनर हैं शेन वॉर्न, इन्होंने 708 विकेट लिए हैं, दूसरे नंबर पर हैं। ठीक है, और एंडरसन तीसरे नंबर पर है 700 विकेट लेकर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो आपको पता है ये कहाँ किया जा रहा है, ये फ्रांस में किया जा रहा है। देखिए यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देख पाते हैं, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स क्लास नहीं देख पाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। आप हमारी जो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है, ये हमारी वीकली सीए है, आप इसे कवर कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि यदि आपको टाइम नहीं मिलता है या किसी किसी कारणवश आप नहीं देख पाते हैं तो आप वीकली देखें, और वीकली हम सारा सब कुछ कवर करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने इसमें कवर किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेकर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट समिति की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में ये किया गया। आपको पता है एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है,
10 देश हैं इसमें। स्थापना हुई थी इसकी 1967 में। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, 30वां सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 निम्न में से किस देश ने जीती? तो देखिए, जो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी है, हॉकी की ट्रॉफी है, ये जीती है जापान ने। ठीक है, इसमें विजेता रहा है जापान और उपविजेता रहा है इसमें पाकिस्तान। ठीक है, इसमें कुल टीमें थी 6। कौन कौन थी? जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड और मलेशिया टीमें इसमें शामिल थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया? आपको बताना है ये किस राज्य के थे। तो ये कहाँ के थे? ये बिहार से थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई है। रस्किन बॉन्ड किस भाषा के लेखक हैं? तो ये इंग्लिश के लेखक हैं। आपने इनकी कोई ना कोई जो पोएम, सॉरी, जो स्टोरी है वो जरूर पढ़ी होगी रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, तो देखिए, इनको ये साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई है। ये कहाँ के हैं? एक्चुअल में इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ है और इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जिनमें द रूम ऑन द रूफ, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, फ्लाइट ऑफ पिजियंस, द ब्लू अम्ब्रेला, ग्रेनीज ट्री क्लाइंबिंग, एंग्री रिवर, ये इनकी इंपोर्टेंट बुक्स है रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, इन्हें अवार्ड कौन कौन से मिले हैं? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इन्हें 1992 में। किस लिए मिला? इनका जो कहानी संग्रह है ओवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए। पद्मश्री मिला इन्हें 1999 में। पद्म भूषण मिला है इन्हें सन 2019 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अच्छा, ये देख लेते हैं कि साहित्य अकादमी फेलोशिप इन्हें दी गई है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1968 में हुई थी और ये भारत में साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाला साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के चाबहार बंदरगाह को 10 वर्षों के लिए लीज पर ले लिया है? तो देखिए, जो चाबहार बंदरगाह है ये कहाँ का है? ईरान का है और अब इसे भारत ने 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। ठीक है, समझौता हो चुका है। 10 साल के लिए लीज पर अब ये भारत के पास रहेगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल माह की फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ हेले मैथ्यूज किस देश से संबंधित हैं? तो देखिए, ये संबंधित है वेस्ट इंडीज। ठीक है, आपको पता है आईसीसी ने ये घोषित की है प्लेयर ऑफ द मंथ। फीमेल किसको घोषित किया है? हेली मैथ्यू को। ये वेस्ट इंडीज की हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला। मेल प्लेयर कौन है? ये है मोहम्मद वसीम, ये यूएई के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिलम किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं तमिलनाडु से। ठीक है, ये तमिलनाडु के हैं पी श्याम निखिलम। इन्हें शतरंज का ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है। ये भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर हैं। इनसे पहले कौन था? आर वैशाली। आर वैशाली को भारत के 84वीं ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, अच्छा माफ करिए, शतरंज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रैंड मास्टर वर्ल्ड क्लास चेस है, ये शासी निकाय फिडे द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरुष शतरंज खिलाड़ी को स्थापित शास्त्रीय और मानक शतरंज में कम से कम 2500 की रेटिंग पॉइंट और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3 ग्रैंड मास्टर मानदंड अर्जित करने पड़ते हैं, उसके बाद ही इन्हें चांस मिलता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? ठीक है, ये आयोजन आपको बताना है कहाँ किया गया। तो ये जो है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है आपका नीदरलैंड में। ठीक है, ये कब से कब तक है? ये 13 से 15 मई तक किया गया था। इसका उद्देश्य है हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में बढ़ावा देना। ठीक है, सम्मेलन के दौरान क्या हुआ है, भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने नीदरलैंड में भारत मंडपम स्थापित किया जिसमें राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई? जनवरी 2023 से और इसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन की तैनाती में तेजी लाना। अगला प्रश्न है, इस मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2030 के अंत तक 5 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन को
मिलियन मीट्रिक टन को हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारत ने निर्धारित किया है। कब तक किया है? 2030 तक। देखते हैं कितना अचीव होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये जो माउंट ईबू है, देखिए ईबू को ई से कनेक्ट, ई को ई से कनेक्ट करना, ठीक है। माउंट ईबू जो है वो कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में, ठीक है। देखिए इसमें विस्फोट हुआ है और ये इंडोनेशिया के हल्माहेरा द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर ये स्थित है, ठीक है। अब हम अदर ज्वालामुखी देख लेते हैं। माउंट एटना कहाँ है? सिसिली इटली में है। किला उआ ज्वालामुखी कहाँ है? अमेरिका के हवाई में है। स्ट्रोम्बोली आपको पता है इटली में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। माउंट फूजी जापान में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत की किन रचनाओं को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयलोकन। तो देखिए इन तीनों को ही जो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर है उसमें शामिल किया गया है। एक बार देख लीजिए, मंगोलिया में ये आयोजित हुई एशिया और प्रशांत के लिए। विश्व समिति की स्मृति जो है उसकी 10वीं आम बैठक के दौरान इन्होंने यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर है उसमें मानव नवाचार और कल्पना की मान्यता में 20 नई वस्तुओं को शामिल किया है, जिसमें भारत से इन्होंने क्या शामिल किया है? नंबर 1 तो रामचरितमानस और पंचतंत्र, ठीक है। और तीसरे क्या है? सहृदयलोक लोकन। इन तीनों को शामिल किया गया है, ठीक है। ये तीनों रचनाएं समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। पंचतंत्र की कहानी इंपोर्टेंट अब फिर से हो जाती है, आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि इन तीनों का नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने, ठीक है। ये जो नीति कथा और कहानियों का, ये कहानियों का संग्रह है। दरअसल जो पंचतंत्र है इसमें कहानियों का ये एक संग्रह है। बात करते हैं रामचरितमानस की। इसकी जो रचना है गोस्वामी तुलसीदास ने की। अगला है सहृदयालोक लोकन। इसकी रचना की थी पंडित आचार्य आनंद वर्धन ने। आपको ये तीनों याद रखने बहुत जरूरी है। ये क्या है? ये एक भारतीय काव्य शास्त्र है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हेरिटेज है, जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेज कर रखने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दुर्ग में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ये जो भिलाई स्टील पावर प्लांट है उसमें ये बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा संरक्षण और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसकी कैपेसिटी है, क्षमता है 15 मेगावाट। अगला अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लॉरेंस वोंग को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कराई गई है, या इन्होंने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इन्होंने शपथ ली है सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। ये किसके स्थान पर लिए हैं? ली सीन लूंग के स्थान पर इन्होंने शपथ ली है। ये सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्य करेंगे, ठीक है। सिंगापुर की बात हो रही है तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगरत्नम। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका एलिस मुनरो का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था? तो इन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी ITTF की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो देखिए वो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं हमारी मनिका बत्रा, ठीक है। मनिका बत्रा दिल्ली से हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था 2018 में। मेजर ध्यानचंद अवार्ड इन्हें मिल चुका है सन 2020 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की। ये टेबल टेनिस की गवर्निंग बॉडी है। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं,
केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। LTTE की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए LTTE की स्थापना बेलू पिल्लई प्रभाकरन के द्वारा की गई थी। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है, ताकि आपको सारे, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। और आपकी तैयारी को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसके लिए हम कंटिन्यू और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम LTTE की बात कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। किसने की थी? वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने। तो आपको ये याद इसलिए कर लेना क्योंकि अभी ये फिलहाल चर्चाओं में है, इसे बैन किया गया है, तो एक बार इसके बारे में देख लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है? श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तमिल भाषी अल्पसंख्यकों के लिए एक स्वतंत्र राज्य बना है। देखिए, जो राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, उसकी जिम्मेदारी भी इसी संगठन ने ली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्चर्स इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार देश है वो है चीन। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो देखिए ये बैंक बना है स्टेट बैंक इंडिया। इसके बारे में देख लो जरा। ये देखिए IIBX का सदस्य बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है ये। इसे कब 29 जुलाई 2022 को गुजरात में लॉन्च किया गया था। इसके स्थापना क्या है? भारत के सराफा व्यापार, सोने चांदी के व्यापार को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच प्रदान करना और IIBX को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं कि महाराष्ट्र का जो पेंच टाइगर रिजर्व है, इसमें लेपर्ड कैट देखी गई है, ठीक है। तो ये वैसे पेंच जो है अकेले महाराष्ट्र में नहीं है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है, क्योंकि ये जो फैला हुआ है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। ये क्या है? दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में रहने वाली छोटी जंगली बिल्ली है। हम लेपर्ड कैट की बात कर रहे हैं और 2002 में इसे IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये आपका क्विक रिवीजन है, ठीक है। चलिए ये आपकी जो क्लास है 12 से 19 तक की है और ये क्विक रिवीजन आपका चला हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा पर ट्रैक फ्लोट को विकसित करेगी? ठीक है, तो ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? ये है नासा। नासा कहाँ की है? अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, वो चंद्रमा पर एक ट्रैक फ्लोट को विकसित कर रही है। फ्लोट का मतलब क्या है? फ्लोट की फुल फॉर्म देख लीजिए, ये है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। क्या है? फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर पेलोड परिवहन, आसानी से परिवहन करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताइए राष्ट्रीय डेंगू दिवस हम कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 16 मई को, ठीक है। 16 मई को हम राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं। देखिए डेंगू से होने वाली जो मृत्यु है उनकी संख्या बढ़ रही है, आपको पता है बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इस संख्या को बढ़ते देखकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और बचाव के उपाय सुझाए जा सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ये जारी की गई है UNODC। UNODC मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है, इसके द्वारा ये विकसित की गई है, ये जारी की गई है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी UNODC ने विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट का तीसरा संस्करण था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं? तो सिक्किम का स्थापना दिवस हम मनाते हैं 16
मई को, और 16 मई को ही हम राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, ये सिक्किम राज्य का 49वां स्थापना दिवस था। आपको पता है 1975 तक यहाँ नामग्याल राजवंश ने शासन किया था सिक्किम पर, और उसके बाद 35वें संशोधन यानी 1974 द्वारा सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य बनाया गया था। बात आती है फिर 36वें संशोधन की। 36वां संशोधन हुआ था हमारा 1975 में, और 1975 के संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इसका नाम संविधान की पहली अनुसूची में जोड़ दिया गया, और ये भारत का 22वां राज्य बना। कब बना? 16 मई 1975 को। इंपोर्टेंट है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिक्किम की बात हो रही है तो देखिए ये मैप में सिक्किम है। ठीक है, इसके इधर नेपाल है, इधर भूटान है, और ये अपने अपने देख लीजिए, ये वेस्ट सिक्किम में सिक्किम, और इधर ये वेस्ट बंगाल लगता है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ क्या लगता है सिक्किम के? चाइना लगता है। चलिए, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। इसका भौगोलिक परिदृश्य देख लेते हैं। पूर्व में भूटान है, पश्चिम में नेपाल है, उत्तर में तिब्बत है, ये चाइना का पोर्शन जो है। दक्षिण में क्या है? पश्चिम बंगाल है, और राज्यपाल यहाँ के कौन है? श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मुख्यमंत्री कौन है सिक्किम के? प्रेम सिंह तमांग। लोकसभा की सीटें आपको पता है सिक्किम में एक, राज्यसभा की सीटें सिक्किम में एक है। यहाँ का राजकीय पशु है लाल पांडा, राजकीय पक्षी है हरा शाही कबूतर। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? खांग चेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा कर दी है। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? आपको पता है ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, और ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, सुनील छेत्री की बात हो रही है तो ये कहाँ से संबंधित है आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए सुनील छेत्री की बात हो रही है तो ये है आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद से। ठीक है, और ये पोर्शन अब कहाँ आता है? तेलंगाना में आता है, तो ये तेलंगाना के हैं। पद्मश्री मिला है इन्हें वर्ष 2019 में। मेजर ध्यानचंद अवार्ड इन्हें मिल चुका है 2021 में, और अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला था सन 2011 में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। पद्मश्री प्राप्तकर्ता और लेखिका मालती जोशी का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था वर्ष 2018 में। ठीक है, तो जो मालती जोशी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ है? ये महाराष्ट्र की हैं, और ये हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं की लेखिका थी। देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक ही भाषा का कवि होना, एक ही भाषा का लेखक होना, परंतु ये दोनों भाषाओं की लेखक थी। अवार्ड इन्हें मिला, पद्मश्री मिल चुका है इन्हें 2018 में। इनकी प्रमुख कहानी है औरत एक रात है, और एक है एक सपनों का, और पराजय। ठीक है, इसके अलावा हम इस मंथ अन्य निधन देख लेते हैं। ये हैं डॉक्टर विरुबाला राभा, इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। ये असम की थी। किस लिए मिला था? कुप्रथाओं और अंधविश्वास के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। पद्मश्री इन्हें 2021 में मिला था। दूसरी डेथ हुई है कमला बेनीवाल की, ये गुजरात की पूर्व राज्यपाल थी, इनकी डेथ हो गई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की भाला फेंक जो स्पर्धा है उसमें निम्न में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको पता है इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने इसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, कितना इन्होंने भाला कितना फेंका है? 82.27 मीटर इन्होंने जेवलिन थ्रो किया है, और इन्होंने गोल्ड जीता। ये आपको पता है ये हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसे हम शॉर्ट में एनएसएसओ बोलते हैं, इसके अनुसार 2024 की जनवरी से मार्च तिमाही में भारत में जो शहरी बेरोजगारी दर है वो कितनी रही है? तो देखिए भारत में जो शहरी बेरोजगारी दर है वो रही है 6.7%। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार देख लेते हैं क्या हुआ है। शहरी इलाकों में क्या हुआ है, 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनमें बेरोजगारी की जो दर है उसमें गिरावट आई है। ठीक है, और 2024 की जनवरी से मार्च तिमाही बेरोजगारी दर कितनी है? 6.7% रही है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, देखिए महिलाओं की जो बेरोजगारी दर है वो रही है 8.5%। बात आती है 15 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं, और शहरी इलाकों के पुरुषों में 2024 की जो जनवरी से मार्च तिमाही है इसमें बेरोजगारी दर रही है 6.1%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
भारत और किस देश के मध्य अभ्यास तर्कश शुरू हुआ है? क्या है अभ्यास तर्कश 2024? ये किसके बीच शुरू हुआ है? ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, ये आपको पता है ये तर्कश जो है ये कब से कब तक हुआ था? ये 22 अप्रैल से 15 मई तक हुआ। पश्चिम बंगाल में ये हुआ है, कोलकाता में। पूछ लिया जाता है अभ्यास कि कहाँ हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि एसओएफ और एनएसजी के बीच में हुआ है। एनएसजी भारत की फोर्स है जिसे हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, और एसओएफ जो है ये अमेरिका की फोर्स है, इसे हम क्या कहते हैं? स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच ये अभ्यास तर्कश हुआ है। 22 अप्रैल से 15 मई तक ये हुआ था, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवादियों द्वारा ले जाए जा रहे रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करना। हम अभ्यास तर्कश की बात कर रहे हैं, तो ये जो तर्कश अभ्यास है इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। ये इसका 6वां एडिशन है। ठीक है, और देखिए ये इसका 7वां एडिशन है, जो अभी है ये 7वां एडिशन है। जो पिछले वर्ष जो हुआ था 2023 में, इसका 6वां एडिशन जो हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था, चेन्नई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो देखिए इसमें भारत की जो है आईआईएम अहमदाबाद जो है ये शीर्ष पर रही। ठीक है, वैसे वर्ल्ड रैंक की बात करें तो वर्ल्ड में तो ये 410वीं रैंक रही है, परंतु भारत की तरफ से प्रथम रैंक थी। इसमें भारत के 64 जो यूनिवर्सिटीज हैं और इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। इस रैंक में दुनिया भर के 20,966 से ज्यादा विश्वविद्यालयों की डाटा की जांच की गई थी। ठीक है, जिसमें भारत के 64 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को लिया गया है, और अहमदाबाद इसमें सबसे ऊपर है। भारत की तरफ से तो ये प्रथम ही हुआ, परंतु वर्ल्ड में जो इसकी रैंकिंग है ये 410 है। ठीक है, अब शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। आप देखेंगे कि यूएसए के ही 3 हैं जो यूनिवर्सिटीज हैं। फॉरेन कॉलेज है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तीसरा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए ये जो दिया जाता है बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये जो रैंकिंग है दी जाती है, तो इसलिए आप देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों जगह यूएसए ही टॉप पर है। ठीक है, इसे जारी कौन करता है? सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 2024 की थीम क्या है? ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम रही है। बात हो रही है ये दिवस कब मनाते हैं हम? 17 मई को हम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाते हैं। ठीक है, थीम क्या रही है? डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पहली बार मनाया गया था 1969 में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चर्चा में रहे रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो जो रॉबर्ट फिको हैं ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। आपको पता है ये अभी फिलहाल चर्चा में आए। कैसे चर्चा में आए? क्या हुआ था एक्चुअल में? इन्हें जो फिको पर इनकी जो राजधानी है स्लोवाकिया की वो क्या है? ब्राटिस्लावा। तो देखिए स्लोवा स्लोवा को स्लावा से कनेक्ट करेंगे तो आप इसकी राजधानी नहीं बोलेंगे। ठीक है, देश का नाम है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, और राजधानी है ब्राटिस्लावा। तो इस स्लावा को यदि आप स्लोवाकिया से कनेक्ट कर लेंगे ना, इसको इससे कनेक्ट कर लेंगे तो आप इसकी राजधानी नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिलहाल ये देश चर्चा में रहा था, तो हो सकता है पूछ लिया जाए, कैपिटल्स पूछ ली जाती हैं। तो देखिए जो यहाँ की राजधानी है स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा, इसका एक शहर है हैंडलोवा, इसमें इन पर हमला किया गया था और इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, रॉबर्ट फिको की बात करते हैं। ये 2023 से क्या है? प्रधानमंत्री हैं, और 2006 से 10 तक ये प्रधानमंत्री रहे, फिर 12 से 18 तक ये प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, स्लोवाकिया देश की बात कर लेते हैं। ये यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का सदस्य है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में ये स्थित है। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। राजस्थान में कहाँ है? अलवर में ये स्थित है। 1958 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था और इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था 1979 में। ठीक है, तो चलिए ये आपकी रिवीजन क्लास थी। ये आपकी वीकली क्लास थी 12 से 19 मई की। ये आपकी कुछ क्लासेस छूटी हुई हैं वीकली, मैं उन्हें बहुत जल्दी कवर करूंगी।
तो आपको क्या करना है, आप बस रिवीजन करते रहिए। यदि आप डेली करंट अफेयर्स भी नहीं ले पाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जरूर लिया करें, ठीक है। तो ये आपकी वीकली है 12 से 19। इसके अलावा मैं आपकी जो 26 तक है वो भी, और ये जो आपकी 2 जून तक है ये भी, ये आपकी 2 क्लासेस बची हैं। मैं बहुत जल्दी इन्हें आपकी जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपको ये क्लास प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।